बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है, तो पाकिस्तान इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल्स: इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, आईपीपीज जिनको हम कहते हैं, फॉर सेल ऑफ पावर टू द ग्रिड ओनली. Secondly, captive cum grid spillover power projects, like that of self use and sale to utility. मतलब कोई जाती तौर पे भी अपने ग्रिड बना सकता है, कोई स्पिल ओवर बना सकता है पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे जिससे वो बिजली प्रोड्यूस कर सके. जैसे कई लोगों ने खुद से अपने सोलर पावर जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और उससे वो, जैसे कि अभी बहरिया टाउन की अपनी बिजली है वो वापडा से नहीं लेते, तो इस तरह भी पॉसिबल है. और जो अभी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि बहरिया टाउन लाहौर की अपनी बिजली है, तो ये आईपीपी कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहलाएंगे. इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, कोई पर यूनिट पॉलिसी वाला हिसाब नहीं होगा. उसके अलावा कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स इज एग्जांपल फॉर सेल्फ और डेडिकेटेड यूज. ऐसे भी पावर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब अपने यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए लोग मतलब शुरू करते हैं, जैसे कि वो खुद ही बनाते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं. आइसोलेटेड ग्रिड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और अकेले भी, अलग थलग भी हो सकते हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करती है, एक्सेप्ट फॉर कैटेगरी above, these projects will not require any LOIs, LOS or IAs from the government. मतलब वही जो जिन टर्म्स की मैं आपको बात बता रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के अलावा, और लेटर ऑफ इंटेंट के अलावा, और लेटर ऑफ सपोर्ट के अलावा, बात हो रही है कि एक्सेप्ट फॉर दी कैटेगरी दीज गिवन बिलो. ठीक है, तो ये वो कैटेगरीज हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी पर्पस बाय एनटीडीसी और सीपीपीए फॉर फ्रॉम क्वालिफाइंग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैज बीन मेड मैंडेटरी, लाजमी है. इट परमिट्स, और ये किस चीज की इजाजत देते हैं, एन इन्वेस्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन renewable resources at one location and receive an equivalent amount of for own use elsewhere on the grid at the investor's own cost of generation plus transmission charges, यानी व्हीलिंग. तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर को बिजली को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, और ऐसी बिजली जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल जिसमें होते हो, जो एक लोकेशन पे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बिजली बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, एंड रिसीव एन इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर ओन यूज, और उसकी मतलब अपने इस्तेमाल के लिए उसके बराबर की एक अमाउंट वो रिसीव कर रहा है, जिसको वो किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है ग्रिड पे, एट इन्वेस्टर ओन कॉस्ट ऑफ जनरेशन प्लस ट्रांसमिशन चार्जेस. तो उसमें फिर उसको जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो उसके अपनी जो कॉस्ट आती है, प्लस जो ट्रांसमिशन चार्जेस है वो उसको पे किए जाते हैं इन्वेस्टर को. ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है. उसके अलावा इट अलाउज नेट मीटरिंग एंड बिलिंग सो दैट a producer can sell surplus electricity at one time and receive electricity from the grid at another time and settle accounts on net basis. ये पॉलिसी है पाकिस्तान की. दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट द इकोनॉमीज ऑफ स्मॉल स्केल. डिस्पर्स्ड जनरेशन को मतलब डिस्पर्स किया जाता है, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जाता है, एंड ऑप्टिमाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड सिस्टम. और जो सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है. नंबर 3,
It de-licenses and deregulates small-scale power production through renewable resources up to 5 megawatt for hydro and 1 megawatt for net metered sales to reduce the transaction cost for such investments. This will be particularly beneficial for micro, mini, and small hydro as well as solar based electricity production. ये तीन चीजों की गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इजाजत देती है। उसके अलावा इट लेज डाउन सिंप्लीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन, यानी उसके लिए वो जो उसके उसने एक ट्रांसपेरेंट रूल्स बनाए हुए हैं टैरिफ डिटर्मिनेशन के, मतलब ओपन एंड क्लियर होगा कि टैरिफ रेट्स क्या होंगे। ठीक है, वो बिलों पे उसी तरह लग के भी आते हैं और सबको पता होता है कि जी टैरिफ रेट ये होगा। इन इंसुलेट्स द इन्वेस्टर from resource variability risk which is allocated to the power purchaser। तो जो रिसोर्स वेरिएबिलिटी आती है उसका रिस्क रिस्क जो आता है, मतलब लॉस होने का जो चांस होता है या लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो इन्वेस्टर की तरफ से उसको एलोकेट किया जाता है पावर परचेजर के साथ कि जो पावर परचेज करेगा जितना भी रिस्क आएगा जितनी भी कॉस्ट बढ़ेगी उसके ऊपर आएगी। इसीलिए तो ये बिजली आए रोज जो है फ्यूल एडजस्टमेंट हो रही है, फलां चार्जेस इसमें आ रहे हैं, फलां चार्जेस इसमें आ रहे हैं, वो सब कुछ जितना भी मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही बोझ आता है। बिजली जितनी भी महंगी होती, जो भी टैरिफ लगते हैं, जो भी टैक्सेस लगते हैं, जो भी चीज होती है, वो अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वही अपने बिल के अंदर उसको पे आउट करता है। इट फैसिलिटेट्स प्रोजेक्ट्स टू ऑब्टेन कार्बन क्रेडिट्स for avoided greenhouse gas emissions, helping क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, अगर उसमें उसमें कार्बन क्रेडिट्स लिए जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उससे बचने के लिए, और हेल्पिंग इम्प्रूव फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट फॉर द परचेजर। अब गवर्नमेंट जो है इसके अलावा क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक तो लोड मैनेजमेंट कर रही है। गवर्नमेंट जो है लोड मैनेजमेंट कर रही है कि जो लोड जब बढ़ता है कहीं पे तो लाइनें जो हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मतलब उस लोड को वो बर्दाश्त कर सकें। तो लोड मैनेजमेंट को वो मतलब इस तरह उसको मैनेज कर रही है कि उस लोड की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनमें कोई डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम ना आए, उनको या तो स्ट्रांग कर रही हैं या रिपेयर कर रही हैं गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर उस लोड को शिफ्ट कर रही है दूसरी लाइनों के ऊपर। एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी उसने अप्लाई की हुई है गवर्नमेंट ने, ताकि पावर जितनी कंजर्व होगी उतनी वो अल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकेगी और डिमांड का जो दबाव है वो भी नहीं बढ़ेगा, जो कि डिमांड का जब भी दबाव बढ़ता है तो फिर बिजली महंगी होने की तरफ जाती है। उसके अलावा क्लोजर ऑफ द शॉप्स इन बिग सिटीज, तो गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि बिजली को बचाने के लिए प्रीवियसली जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट टाइम डिसाइड कर देती थी कि 8 बजे तक जो है ना शॉप्स बंद रहेंगी या 7 बजे तक जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी, मतलब उन्होंने टाइम लगा दिए थे। वो सिर्फ इसलिए कि मतलब शॉप्स अगर टाइमली बंद होगी तो बिजली बचेगी और रात को मतलब जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर जो है उसकी सप्लाई बिजली की दी जाएगी। तो क्लोजर ऑफ द शॉप्स बड़े शहरों में ये भी गवर्नमेंट ने अप्लाई करके देखा। द रेस्ट ऑफ द शॉर्टेज वुड बी मिट थ्रू लोड शेडिंग। बाकी जो शॉर्टेज बचेगी वो फिर क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट ने कहा जी वो हम लोड शेडिंग ही करेंगे, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। द फार्मर्स एडवाइज टू ऑपरेट दियर ट्यूबवेल्स ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, और फार्मर्स को ये कहा गया कि आप अपने ट्यूबवेल्स को उस वक्त चलाएं जो ऑफ पीक आवर्स, ऑफ आवर्स में आप चलाएं, पीक आवर्स में ना चलाएं। पीक आवर्स में जब हर जगह बिजली कंज्यूम हो रही होती है तो आप उस वक्त ना चलाएं, बल्कि
आप किसी ऐसे टाइम पे अपने ट्यूबवेल्स को चलाएं जब पीक आवर्स ना हो, बिजली की इतनी कंजम्पशन ना हो, ताकि जो उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई लाइन जो है वो खराब ना हो। तो उसके अलावा लोड शेयरिंग बाय दी कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को अलाउ किया कि आप लोड को आपस में शेयर कर लें। गवर्नमेंट लोड मैनेजमेंट हो गया, इसकी हमने बात कर ली है। सॉल्यूशन क्या है, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, या आप ये कह लें कि उसके पास जो है क्या वे फॉरवर्ड है, तो उसकी हम बात करें। The ideal solution to Pakistan energy crisis is constructing pipelines। एक तो ये पाकिस्तान के पास सॉल्यूशन है कि वो पाइपलाइंस बनाए that will allow it to import gas from other countries। जो पाइपलाइंस अगर बनाएगा पाकिस्तान, तो वो दूसरे कंट्री से क्या करेगा, गैस ले सकेगा। जैसे कि ईरान के साथ हमारा पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने मतलब एक गैस पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा किया था ईरान के साथ, और कुछ पाइपलाइन बिछा भी दी थी। लेकिन उसके बाद फिर जब दूसरी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उस मुआहदे को खत्म कर दिया और गैस को हमने इंपोर्ट नहीं किया ईरान से। अगर हम उसे इंपोर्ट कर लेते, ईरान से गैस अगर हम इंपोर्ट कर लेते, तो शायद एनर्जी क्राइसिस इस लेवल पे आज ना होते। ठीक है, जिस जिस लेवल पे आज एनर्जी क्राइसिस है, इस लेवल पे शायद ना होते, क्योंकि सस्ती गैस जब हम इंपोर्ट करते उसे बिजली भी बना सकते थे, उसको दीगर बिजली के अल्टरनेटिव के तौर पे भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते थे, और भी दीगर उसके काफी इस्तेमालात थे। तो पाइपलाइंस पाकिस्तान को बिछानी चाहिए ताकि हम इंपोर्ट कर सकें क्या, गैस। द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द क्रिएशन ऑफ डैम्स, थर्मल पावर। तो दूसरा पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि जो थर्मल पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, उसको जनरेट करने के लिए हमें डैम्स बनाने होंगे। डैम्स बनेंगे तो जारी बात है हमारे पास, हम वाफर पानी को स्टोर करके उसे बिजली बना सकेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी प्लांट्स एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सोलर एंड विंड पावर। उसके अलावा पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो एनर्जी प्लांट्स ज्यादा लगाए। ओ किस चीज के भला, सोलर पावर के और विंड पावर के। हवा मतलब मुफ्त एक कुदरत का अतिया है, तो हम हवा को इस्तेमाल करके क्यों नहीं बिजली बनाते। तो वो उस तरह के हमें जो है ना मशीनरी और प्लांट लगाने होंगे ताकि हम वहां से बिजली बनाएं। ये कराची वाली साइड से कोस्टल एरियाज के साथ साथ जो है ना लगाए भी थे हमने कुछ पावर प्लांट, लेकिन उनको उतना मतलब बॉदर नहीं किया गया। सम ऑफ दीज ऑप्शंस पर्टिकुलरली थर्मल पावर आर कॉस्ट प्रोहिबिटिव। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं थर्मल पावर के कि उसमें कॉस्ट चूंकि ज्यादा आती है, तो इसलिए हम उसके ऊपर काम नहीं करते और ना कर सकते, which means that they must be viewed as longer term projects, और उनको longer term project डिक्लेयर कर देना चाहिए, और ऐसे उनको हम बना सकते हैं कि कॉस्ट जब कम आए तो फिर हम उनको यूटिलाइज करें। However, the Pakistan government has begun to work in partnership with the Chinese in an effect to speed up the process of regenerating existing infrastructure and the dam building projects। जैसा कि आपको पता है कि सी पैक के साथ बाउंडिंग कोई 22 प्रोजेक्ट्स जो कि अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन भी एक, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो यहाँ पे लाहौर सिटी में उन्होंने कंप्लीट हो चुकी है और आजकल चल रही है, कराक्रम हाईवे है। उसके अलावा एनर्जी रिलेटिव कोई 6 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे उन्होंने बनाए और वो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी और कुछ मोटरवेज और हाईवेज के साथ साथ और भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है ना उनके ऊपर चाइनीज ने काम करना था, तो उन्होंने हमारे साथ ये मुआहदे किए, और उसके ऊपर भी काम अभी कुछ हो रहा है और कुछ अभी होना बाकी है, जो कि सी पैक के साथ बाउंडेड प्रोजेक्ट्स है। उससे भी हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान के दूर
होने के इम्कान है। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान इंडिया नेचुरल गैस पाइपलाइन का एक रूट बनता है, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसको स्क्रीन पे, ये रूट है। ठीक है, ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे फिर न्यू दिल्ली की तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा। तो ये रूट अगर इस्तेमाल हो तो इससे जो इंडिया को गैस जाएगी तो हम इंडिया से उस पाइपलाइन, क्योंकि बीच में हम है, एक हमारी भी जरूरत पूरी होगी, उस गैस पाइपलाइन से गैस हमें भी मिलेगा, प्लस हम इंडिया से रॉयल्टी लेंगे। अगर वो गैस पाइपलाइन हमारे मुल्क से गुजरेगी हम उससे रॉयल्टी लेंगे और हम उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ये एक मतलब बड़ा अच्छा जरदारी साहब का एक अच्छा कारनामा था कि वो ब्लैकमेल, गैस पाइपलाइन बिछा रहे थे। लेकिन जी शीजा, क्या आप बोला आपने? मैंने कहा कि ब्लैकमेल प्लान है। ये ब्लैकमेल प्लान तो नहीं है, लेकिन मतलब एक ये हो सकता है ना कि वो हम पे इस हवाले से डिपेंड करेगा। होता है ना कुछ मतलब किसी, आप देखें जो अब वो इंडस ट्रीटी को वायलेट करता है और हमारे पानी को रोक लेता है और उसके ऊपर फर्दर वो वहां पीछे डैम्स बनाए जा रहा है, हालांकि उसने वो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि जी अब मैं फर्दर डैम्स इस रिवर के ऊपर नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो बनाता है, पानी रोक लेता है, पानी जरूरत से ज्यादा छोड़ भी देता है, उसको बार बार वायलेट करता है। तो कुछ चीजें उसकी हमारे हाथ में भी होनी चाहिए ना, ताकि हम उसको थ्रेट कर सकें कि जी आप ये करेंगे तो फिर हम ये कर लेंगे। क्या आपको लगता तो है ब्लैक में इतना है सक्सेसफुल? ये गैस पाइपलाइन वाला हाँ जी। नहीं, बहुत सक्सेसफुल है। मतलब कोई इसमें कोई बहुत सक्सेसफुल है इसमें तो, मतलब कई सर्वेज भी हो चुके हैं और ये सिर्फ यही है कि गैस पाइपलाइन का एक एक्सपेंडिचर ही आएगा। उसके बाद ये कि हमारे एनर्जी के क्राइसिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। हम उस गैस से एनर्जी, मतलब जहां जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कई जगहों पे इस्तेमाल होती है, पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो वहां पे हम गैस को इस्तेमाल करेंगे, यानी एनर्जी की कंजम्पशन को हम शिफ्ट करेंगे उसके सब्स्टिट्यूट पे। तो उसकी जब जब उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड का प्रेशर कम होगा, वो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, प्लस जो है मतलब इस गैस को हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो ये सक्सेसफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो बस हर गवर्नमेंट जो है जब वो आती है तो वो फिर अपना एजेंडा लेके आती ना, और उसकी कोशिश होती है कि पिछली गवर्नमेंट के अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं तो वो कंप्लीट ना हो, क्योंकि सियासी फायदा, पॉलिटिकल उसमें बेनिफिट उसको होना होता है जिसने वो प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया होता है। तो मतलब इसलिए ये, वरना वो प्रोजेक्ट अच्छा था जरदारी साहब का, जो गैस पाइपलाइन बिछा रहे थे, उससे फायदा होना था। दो फायदे होने थे, हमने हमारी बेसिकली कॉस्ट आनी थी पाइपलाइन बिछाने में, लेकिन जब वो गैस हमारे मुल्क से गुजरनी थी इंडिया की तरफ तो वो रॉयल्टी में हमने उतना पैसा कमा लेना था। बाय द वे वो नहीं हो सका, इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। ठीक है, ये काम भी हम कर सकते हैं, सोलर पावर्स वाला भी। तो हमें और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें शेयर को बढ़ाना चाहिए, शेयर ऑफ कोल इन एनर्जी मिक्स being used by country, और चाइना uses coal to serve around 70% of its needs। वो अपनी एनर्जी की 70% जरूरियात को पूरा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया यूजेस इट फॉर 60% ऑफ इट एनर्जी नीड्स, और इंडिया कोयले को अपनी एनर्जी की 60% जरूरियात को पूरा कर रहा है। देयर इज नो रीजन व्हाई द सेम कैन नॉट हैपन इन पाकिस्तान। और यही तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर 50% भी, अगर चले 70 नहीं 60 नहीं, अगर 50% भी अपनी जरूरियात को, वो एनर्जी की जरूरियात को कोयले पे शिफ्ट कर लेता है, तो कोयला तो अपनी प्रोडक्शन है। बाकी 50% जब इतना डिमांड का प्रेशर उसे हटेगा, तो आप देखें कि मतलब हम तो एनर्जी में खुशहाल हो जाएंगे और हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, ये लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। तो इनफैक्ट इवन अ शेयर ऑफ 30 to 35% taken up by local during next 10 years will serve as a major boost for the oil gas